नमस्कार, स्वागतम, सुप्रभात। मैं ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड और यहाँ पधारे सभी अतिथिगण की ओर से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मंच पर आसीन आसाम के महामहिम राज्यपाल श्री पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य जी, आसाम के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री तरुण गोगोई जी, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री माननीय श्री अनंत कुमार जी, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री माननीय श्री हंसराज गंगाराम आहिर जी, आसाम के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री सिद्दीकी अहमद जी, माननीय सांसद श्री रामेश्वर तेली जी, माननीय विधायक श्री पृथ्वी माझी जी और सभा में उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का दिन आसाम वासियों के लिए एक विशिष्ट दिन है, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के वैक्स प्लांट को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। अब माननीय केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार जी से निवेदन करती हूं कि वे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। हम उनका स्वागत एक अहोमिया जापे, फुलाम गामोसा और गुलदस्ता भेंट करके परंपरागत रूप से कर रहे हैं। तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं निवेदन करती हूं कि वे आसाम के महामहिम राज्यपाल श्री पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य जी का स्वागत करें। धन्यवाद। अनुरोध करती हूँ माननीय केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम आहिर जी से कि वे आसाम के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री तरुण गोगोई जी का परंपरागत रूप से स्वागत करें। धन्यवाद। सभी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शब्दों से स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूं माननीय केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को। नमस्कार। আজি এই শুভক্ষণত উপস্থিত থকা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল পদ্মনাভ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী
তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাননীয় অনন্ত কুমাৰ ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাননীয় ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ হংসৰাজ আহিৰ ডাঙৰীয়া, আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ মাননীয় সাংসদ শ্ৰদ্ধেয় ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ছিদ্দিক আহমেদ ডাঙৰীয়া আৰু স্থানীয় বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় পৃথিৱী মাঝি ডাঙৰীয়া আৰু আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আৰু মাননীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়তী আজি শুভক্ষণত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোটিলৈ আমি আমাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি অসমৰ সমূহ সংগ্ৰামী ৰাইজৰ হৈ ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দিনটো অসমৰ ৰাইজৰ বাবে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দিন। আজি এই দিনটোত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাষ্ট্ৰৰ হকে গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্প সমৰ্পিত কৰিব। আৰু আজি শুভক্ষণত মই সেইসকল মহান বীৰ শ্বহীদসকললৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ, যিসকলে অসম আন্দোলনত প্ৰাণ বলিদান দিছিল আৰু তেখেতসকলৰ মহান ত্যাগৰ বাবে আজি অসমৰ ৰাইজে এনেধৰণৰ এটি বৃহৎ প্ৰকল্প পাবলৈ সক্ষম হ'ল। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতৃত্বত যি অসম আন্দোলন পৰিচালিত হৈছিল, সেই অসম আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত অসম চুক্তিৰ দ্বাৰা আজি এই প্ৰকল্প এনেধৰণে ইয়াত স্থাপন কৰা হ'ল। লগতে মই এই প্ৰকল্প স্থাপন কৰাৰ বাবে যিসকল চাহ বাগিচা আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে তেখেতসকলৰ মাটি প্ৰদান কৰিলে, সেইসকল লোকৰ প্ৰতিও মই আজি শুভক্ষণত গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলে মাটি নিদিয়া হ'লে এই প্ৰকল্প কাম ইয়াত সম্ভৱ নহ'ল হয়। গতিকে সমূহ স্থানীয় ৰাইজক মই গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে জানে, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যক ক্ষিপ্ৰভাৱে অগ্ৰগতিৰ দিশত আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে। অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ মানসিকতাৰে আজি এই প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। আৰু লক্ষ্য হৈছে অসমৰ লক্ষ লক্ষ যুৱক যুৱতীসকলক নিশ্চিত এটি শক্তিশালী ভৱিষ্যত প্ৰদান কৰা, কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰা। আৰু এই 10,000 কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা আগন্তুক দিনত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে নিশ্চিতভাৱে কৰ্মসংস্থাপন পাব। গতিকে আমি সকলোৱে এই বিষয়ত নিশ্চিতভাৱে উৎসাহিত হৈছোঁ। আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস, আমাৰ এই লেপেটকটাৰ স্থানীয় ৰাইজে যেনেধৰণে এই প্ৰকল্প কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে সহযোগিতা আগবঢ়ালে, তাৰ বাবে মই স্থানীয় সমূহ চাহ বাগিচা আৰু গাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজলৈ মই গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত তেখেতসকলৰ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা এই প্ৰকল্প বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিশালী প্ৰকল্প হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মই আশা ৰাখিছোঁ যে আপোনালোকে আগন্তুক দিনত এই প্ৰকল্প যাতে আমি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সহযোগিতা আগবঢ়াব, তাকেই কামনা কৰি মই আজি মঞ্চত উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক আজি সভালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰতি গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে আজি এইখন সভালৈ আহি এইখন সভা সফল কৰি তুলিছে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে আগন্তুক দিনত এই প্ৰকল্প শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপোনালোকে সংকল্প লৈছে। তাৰ বাবে মই পুনৰবাৰ
উপস্থিত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই অসমৰ ৰাইজৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰি মই মোৰ আদৰণি ভাষণ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। माननीय श्री सर्बानंद सोनवाल जी का हम धन्यवाद करते हैं। अब मैं माननीय केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार जी से अनुरोध करती हूं कि वे आज के शुभ दिन पर हमें संबोधित करें। कृपया। भारत के लोकप्रिय और सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी, असम के महामहिम राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य जी, हमारे केंद्र के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, यहां पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के मंत्री जितेंद्र सिंह जी, हमारे उर्वरक विभाग के राज्य मंत्री अहिर साहब, मेरे भाई और युवा खेलकूद के मंत्री सर्बानंद सोनवाल जी, यहां के लोकप्रिय सांसद रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के मंत्री जी, यहां के विधायक महाजी जी और बहनों और भाइयों, आज के दिन जो असम आंदोलन में 855 से ज्यादा लोग शहीद हुए, उनको नमन करने के लिए हम यहां खड़े हैं। ये 855 लोगों के शहादत के कारण और असम के करोड़ों लोगों के कारण आज ये ब्रह्मपुत्रा क्रैकर पॉलीमर लिमिटेड का लोकार्पण माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के करकमलों से हो रहा है। मित्रों, इस गैस कारखाना के लिए जो यहां के किसानों ने जमीन दिया, उन लोगों को भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका सम्मान करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं, जब माननीय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब यहां के विशाल आंदोलन के कारण असम समझौता हुआ था। उस असम समझौते में एक गैस कारखाना बनाने का अकार्ड हो गया था, समझौता हो गया था। राजीव गांधी जी ने जो भरोसा दिया था, उस भरोसा को माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है। वो सपना ये है मेक इन इंडिया। उस सपने का आगे का पहल है, मेक इन इंडिया होने से पहले मेक इन असम होना चाहिए। और यदि असम में प्राकृतिक संपदा है, असम में गैस है, उस गैस का पेट्रोकेमिकल कारखाना असम में बनना चाहिए और उस गैस का वैल्यू एडिशन और उस गैस का पॉलीमर कारखाना वो लपेट खटा में बनना चाहिए, वो डिब्रूगढ़ में बनना चाहिए, वो असम में बनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी ने हमें आदेश दिया, हमें और हंसराज जी को, ये 31 साल से चल रहा है, जल्द से जल्द इस कारखाना को पूरा करना
हम खुद आएंगे और इसका लोकार्पण करेंगे। और इसलिए पिछले 1.5 साल में पूरा ताकत लगा करके यहां के सभी जो कर्मचारी है, मजदूर है, इंजीनियर्स है, टेक्नीशियंस है, वो गेल का है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का है और नुमाली रिफाइनरी का है, वो सारे लोगों ने असम सरकार के सहयोग के साथ इस पेट्रोकेल कॉम्प्लेक्स को खड़ा किया। उन सब लोगों को आपके तरफ से मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा। मित्रों, असम के लिए 1 लाख टन का पॉलीमर चाहिए, लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो लोकार्पण कर रहे हैं इस कारखाने के कारण 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख टन का पॉलीमर हर साल यहां बनेगा और 1 लाख नए उद्योगों का, नए रोजगारों का सृजन होगा। 1 लाख नौजवान को नौकरी मिलने वाली है। यानी नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है मेक इन इंडिया के लिए मेक इन असम, उस मेक इन असम का ये ताजा उदाहरण है हमारा ब्रह्मपुत्रा क्रैकर और पॉलीमर लिमिटेड और इस वैक्स कारखाना। मित्रों, आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको आदेश दिया था बगल में नामरूप में जो वहां ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कारखाना है उसका पुनश्चेतना होना चाहिए, उसका रिवाइवल होना चाहिए। अभी जो 3.5 लाख मेट्रिक टन यूरिया बना रही है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूर्वांचल के लिए पर्याप्त नहीं है। 7 लाख मेट्रिक टन चाहिए और पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए जो चाहिए वो यदि कहीं बनना चाहिए वो असम में ही बनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश रहा, इसलिए भारत सरकार ने इसके बारे में निर्णय ले चुका है। मैं आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से वादा करना चाहूंगा, आने वाले 3 सालों में वो ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कारखाना है वो भी तैयार होगा और आपके सेवा में रहेंगे। मित्रों, जैसे ये संयंत्रों को हम खड़ा कर रहे हैं उसके साथ मानव संसाधन भी चाहिए। तो यहां एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का सेंटर है, उसमें 1000 बच्चे पढ़ते हैं, वहां 5000 तक उसका कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मकसद है स्किल इंडिया और उसके तहत उसका कैपेसिटी गुवाहाटी का उसका कैपेसिटी हमने बढ़ा दिया, 1000 से 5000 कर दिया। और वैसे ही फार्मा के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन और रिसर्च वो पहले ही घोषित हो गया था, लेकिन उसके कैंपस के लिए हमने शिलान्यास रख दिया गुवाहाटी में। आने वाले 3 साल में एक बड़ा कैंपस भी नईपर का असम के जनता के लिए तैयार होने वाली है। मित्रों, मेक इन इंडिया के लिए मेक इन असम, इसके लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी अपने व्यस्ततम समय में हम सबके बीच में है। मैं उनका स्वागत करूंगा, उनको धन्यवाद प्रेषित करूंगा। सभी जो महानुभाव मंच पर विराजमान हैं आप सबको भी मैं धन्यवाद प्रेषित करूंगा। जय हिंद, जय असम। धन्यवाद महोदय। और अब मैं विनम्र अनुरोध करती हूं असम के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई जी से कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। সকলোৰ শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ ৰাজ্যপাল আমাৰ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া, ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ আনাট কুমাৰ ডাঙৰীয়া, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট
and Welfare, Hansraj Ahir, Union Minister of State, Chemical and Fertilizer, Siddiq Ahmed, Minister Industry, Government of Assam, Amar Rameswar Teli MP, Prithvi Maji, Amar MLA, Prakton Mantri, Pawan Singh Ghatwar, MD, Bikista OTT, Homebeto Rais. মই অসমবাসীৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আজিৰ দিনটো অসমৰ বুৰঞ্জীত এটা চিৰস্মৰণীয় দিন হিচাপে থাকিব। এই দিনটোৱে আজি সূচাইছে যে অসম আজি উন্নতিৰ পথত আগুৱাই গৈছে। আমি আজি এই পবিত্ৰ দিনত আমি আজি মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ শ্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই, যিজনে অসম চুক্তি আছুৰ লগত কৰিছিল, যাৰ দ্বাৰা তেখেতে বিচাৰিছিল, যাক মই অসমৰ মেগনা কাৰ্টা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। অসমলৈ যাতে শান্তি আহে, অসমৰ যাতে অৰ্থনীতিৰ বিকাশ হয়, সেই চুক্তি উৎপাদন কৰিছিল আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মোৰো কিছু অৰিহণা আছে। আজি ইয়াৰ আগতো মই পেট্ৰকেমিকেলছ পাৰ্লিমেণ্টত মই ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ, মই নিজেই ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ, তাৰ ৰেকৰ্ড আছে। পেট্ৰকেলছ ইয়াৰ জন্মৰ লগৰ পৰা আজিলৈকে মই ইয়াৰ লগত সম্বন্ধ আছে। যদিও আমাৰ অনন্ত কুমাৰতে আমাৰ নামটো ল'বলৈ বেয়া পাই আছে, এইটো কথা ঠিক যে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে। আজি মই নৰেন্দ্ৰ মোদীকো মই ধন্যবাদ দিম, বাজপেয়ীকো দিম মোৰ দিনত সহায় কৰাৰ, কিন্তু আমাক নিদিয়াত মই অলপ বেয়া পাই আছোঁ। যে সকলোৱে জানে ইয়ালৈ মই কেইবাৰ আহিছোঁ আৰু ইয়াত মই টিভি নৰসিংহ ৰাওতো ক'ব, তেওঁ চেংচন কৰিছিল। ইয়াৰ আগত সকলোৱে জানে টেঙাখাটত তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ডক্টৰ মনমোহন সিং ৫,০০০তকৈ বেছি কোটি টকা ছাবচিডি দি। আমি যদি তাকো মেনশ্যন নকৰোঁ, মই ভাবোঁ আমি অকৃতজ্ঞ হ'ব। অসম বাকী অকৃতজ্ঞ নহয়। অসমৰ মানুহে সদায় চিৰকৃতজ্ঞ থাকিব যে আমাক সহায় কৰে। আজি এই জন্ম হৈছে, এই জন্ম এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাতত। এই আমাৰ বেবীটো, ল'ৰাটো, ইয়াক আজি পুষ্টিকৰ কৰিবলৈ, স্বাস্থ্যৱান কৰিবলৈ তেখেতৰ হাতত আমি গতাই দিছোঁ। নিশ্চয় তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত অসম আগুৱাই যাব আমি বিচাৰিছোঁ। হয়, আমি লগতে এইটোও তেখেতক মই কৈছোঁ, NEIP যিটো আছে, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰমোশ্যন পলিচি ইণ্ডাষ্ট্ৰী, সেইটো আজি বন্ধ হৈ আছে। যদি নকৰে এই আমাৰ প্লাষ্টিক পাৰ্ক এইবোৰ নহয়। আজি যদি নহয় কোন ইয়ালৈ আহিব? সেয়েহে মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই প্ৰধানমন্ত্ৰীক কৈছোঁ যে এইবিলাক যদি ব্যৱস্থা নলয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো পাৰ্পাছ, উদ্দেশ্য যে ইয়াত আমি হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱকক কৰ্মসংস্থাপন দিম, সেইটো কৰিবলৈ সম্ভৱপৰ আজি নহ'ব। নিশ্চয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এইটো বিবেচনা আমাৰ কৰিব। ইয়াৰ বাদেও আমি ভাবোঁ যে আমাৰ এই অইল এণ্ড গেছ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু কিছু ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। মই আমাৰ আগৰ চৰকাৰকো কৈছিলোঁ, এতিয়াও কৈছোঁ যে ONGC যেনেধৰণে এক্সপ্ল'ৰেশ্যন কৰিব লাগে সেইটো হোৱা নাই। মই ধৰ্মেন্দ্ৰকো এবাৰ কৈছিলোঁ যে এক্সপ্ল'ৰেশ্যন আমাৰ যেনেধৰণে হ'ব লাগে আমাৰ হোৱা নাই, আমি হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আজি ঠিক নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীটো আমি এক্সপানশ্যন কৰিবলৈ এতিয়া বিচাৰিছোঁ। প্ৰপ'জেল দিয়া আছে 3 মিলিয়নৰ পৰা 6 মিলিয়ন আছে প্ৰপ'জেল, আৰু তেওঁলোকেও বিচাৰিছে সেই ছাবচিডি লাগে, কেপিটেল ছাবচিডিজ এই গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰজেক্টত। মই নাজানো ভাৰতবৰ্ষত কেপিটেল ছাবচিডি 53% দিয়া ক'ৰবাত উদাহৰণ আছে নাই নাজানো, কিন্তু এই গেছ ক্ৰেকাৰটো যেহেতু ইকনমি ভাইবল কৰিবৰ কাৰণে মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াই 53% কেপিটেল ছাবচিডি, 53%। আজিও আমাকো লাগিব। অসম পিছপৰা দেশ, অসমত আজি আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এনেধৰণৰ পাব্লিক ছেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী লাগিব, ইয়ালৈ কোনো নাহে। আমি সেয়েহে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী এক্সপানশ্যনৰ যিটো প্লেন আমি তাৰো বিচাৰিছোঁ, এইটো পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্ট্ৰীত কৰি আছে। ইয়াৰ বাদেও মই ভাবোঁ যে আমাৰ যে ডিফেন্সৰ এইটো এটা ডাঙৰ এৰিয়া,
ডিফেন্সৰ মেনুফেকচাৰিং ইউনিট মই বিচাৰোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে, আজি অইলৰে হওক, টিৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰে হওক, আজি কি কয় আমাৰ স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছে, টি বাগানৰ সকলোৰ, কাৰণ আমি অসমত উন্নতি বিচাৰোঁ। লগতে আমি বানপানীৰ সমস্যাৰ কথাও, যিহেতু ডিব্ৰুগড় চহৰখন জানে যে ইয়াত 50 চনত বানপানীয়ে কিমান ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিল। আজি নেহেৰু ইয়ালৈ আহিছিল, আমিও কিছু কৰিছোঁ, নকৰা নহয়। আজি মাহমৰীয়াই কি কয় ৰৌমৰীয়াই হওক, নাগাজুলিয়াই হওক, ডিব্ৰুগড় টাউন ডাইক প্ৰটেকশ্যন, আমি এইটো আমি বৃহত্তৰভাৱে ল'ব লাগে। আৰু যিটো ষ্টিল ৱাৰ্ক ৰোডটো খুলি দিব লাগে, কাৰণ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছু যদি বিশেষ ব্যৱস্থা লওঁ নিশ্চয় হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চয় ল'ব, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইণ্টাৰেষ্ট দিছে। আমি অসম লোক এক পলিচিও কৰিছে, মেক ইন ইণ্ডিয়াও কৰিছে, মেক ইন আছামো আমি কৰিব লাগিব, কাৰণ আছাম টি আমি ভাৰতবৰ্ষতে পৃথিৱীৰ বিখ্যাত, আৰু অসমতে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী হৈছিল ডিগবৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰী। অকল অসমতে নহয়, ভাৰতবৰ্ষত নহয়, পৃথিৱীৰ এইটোৱে ছেকেণ্ড ওল্ডেষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী। মই আৰু দীঘলীয়া নকওঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছে, আমি লগ পাই আছোঁ। নিশ্চয় আজি এই অনুষ্ঠানটোত যিহেতু তেখেতে নিজেই আহিছে, নিজেই দেখিছে, আমি আশা কৰোঁ যে তেখেতে আমাক সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগ কৰিব, আৰু ময়ো যি পাৰোঁ দুখীয়া হিচাপে ময়ো সহায় কৰিম। এই দুআষাৰ কৈ পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, আৰু সমূহ ৰাইজলৈ আৰু লেপটকটা ৰাইজক, যিসকলে আমি মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি এই আজি সংস্থাপনটো, এই গেছ ক্ৰেকাৰটো আজি স্থাপন কৰা হৈছে, সেই ৰাইজকো আৰু সকলো কৰ্মচাৰী, ইয়াৰ যিসকলে এই প্ৰকল্প আজি সম্পূৰ্ণ কৰিলে, সকলোকে MDৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কৰ্মচাৰীয়েই হওক, আজি শ্ৰমিকেই হওক, সকলোলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। डिब्रूगढ़ शहर आज एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। संस्कृति से भरे और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस डिब्रूगढ़ शहर की धरती को माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा आज एक और सौगात भेंट की जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सबसे बड़े औद्योगिक उद्यम के रूप में BCPL पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साकार हुआ है। इससे पहले कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करूं कि वे विधिवत रूप से इस कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करें, आइए हम इस परियोजना की एक छोटी सी झलक देखें। अपनी मूसलाधार बारिश और चाय के विशाल बागानों ने असमिया लोगों के जीवन को आकार दिया है। यहाँ की जीवन शैली ब्रह्मपुत्र की लहरों पर अवलंबित है। 1985 में आधे दशक तक चले बहुचर्चित असम विद्यार्थी आंदोलन की परिणति एक समझौते के रूप में हुई थी। असम समझौते में रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एक प्रमुख मुद्दा था। ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड की स्थापना का भी मुख्य लक्ष्य भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाना है। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर लिमिटेड राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक नई शुरुआत होगी। 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस उद्यम की नींव रखी थी। 70% की हिस्सेदारी के साथ गेल इंडिया लिमिटेड ने उत्तर पूर्व के लोगों के चरित्र बल और शक्ति को इस परियोजना में अभिव्यक्ति दी है। BCPL ऑयल इंडिया लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और असम सरकार की 10% हिस्सेदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम है। असम के लोगों के धैर्य और सहन शक्ति को सलाम है, जिन्होंने BCPL टीम, गेल इंडिया लिमिटेड के समर्पित प्रयासों, परियोजना प्रबंधन पार्टनर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रतिबद्धता, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्ण समर्थन और असम सरकार के अधिकारियों के प्रश्रय को संरक्षण प्रदान किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अतुलनीय सहयोग के बिना विशालकाय प्रयासों का ये नमूना आज खड़ा नहीं हो सकता था। 10,000 करोड़ रुपयों के निवेश से BCPL इस इलाके के 1 लाख से भी अधिक परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लाएगा।
नए डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योगों के विकास से हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर खुलेंगे। उत्तर पूर्व क्षेत्र के पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही स्थानीय उद्योगों के विकास को गति प्रदान करेगा और इस प्रकार असम तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली में बदलाव तथा जीवन स्तर में सुधार में सहायक होगा। प्राकृतिक संपदा के लिए जितनी संभावनाएं नॉर्थ ईस्ट के पास है, उतनी शायद हिंदुस्तान के किसी और क्षेत्र के पास नहीं। पूरे नॉर्थ ईस्ट के भाग्य को बदले, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार को ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड को असम, उत्तर पूर्व क्षेत्र तथा भारत के लोगों की सेवा में समर्पित करने में गर्व है। बीसीपीएल परियोजना के साथ ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी एक और परियोजना नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के वैक्स प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इसकी भी एक छोटी सी झलकी आपके सामने प्रस्तुत है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने अपने हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन का विस्तार करते हुए भारत में सबसे बड़ी क्षमता वाला मोम उत्पादन प्लांट स्थापित किया है। आसाम के क्रूड यानी कच्चे तेल में अत्यधिक मोम के अंश मौजूद हैं। इसके उपयोग से एनआरएल की मोम इकाई प्रतिवर्ष 50,000 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता का पैराफिन मोम और सेमी माइक्रोक्रिस्टलाइन मोम उत्पादन की क्षमता रखती है। एनआरएल का वैक्स प्लांट सरकार के मेक इन इंडिया मिशन के लिए भी एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग पड़ाव है। एनआरएल ने अपनी स्वदेशी तकनीक कुशलता के जरिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ मिलकर इस प्लांट के अधिकतर हिस्सों का निर्माण किया है और इसकी प्रक्रियाएं विकसित की हैं। एनआरएल वैक्स प्लांट की कमिश्निंग के साथ ही भारत ने अपनी मोम उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि की है। इस प्रकार से भारतीय मोम उत्पाद निर्माताओं को दूसरे देशों से इंपोर्ट पर निर्भर रहने की बजाय अब भारत में ही उच्च गुणवत्ता मोम मिल सकेगा। वहीं मोम की आसान उपलब्धता से छोटे एवं कुटीर उद्योगों को मोम के विभिन्न उत्पादों एवं कलाकृतियों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर विकसित किए जा सकेंगे। एनआरएल द्वारा पहले से ही प्लांट के आसपास स्थित नए उभरते उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जहां उन्हें कम से कम उपकरणों और निवेश के साथ मोमबत्ती उत्पादन इकाइयां लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब जब भी कभी एक मोमबत्ती जलती है तो खुशियां मनाने के कई और भी कारण होते हैं, न सिर्फ भारत के लोगों के लिए बल्कि इस उद्योग के लिए भी। भारत को अच्छी क्वालिटी के मोम का किफायती और भरोसेमंद स्रोत प्रदान करना एनआरएल के लिए महज राष्ट्र निर्माण हेतु उठाया गया एक बड़ा कदम नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण ये है कि इससे देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की प्रगति में योगदान देने में मदद भी मिलती है। जी हाँ, इन दोनों परियोजना की झलक देखने के पश्चात अब वो क्षण आ गया है जिसकी हम सबको उत्सुकता से प्रतीक्षा है। विनम्र अनुरोध करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे बटन दबाकर ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड के नवनिर्मित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करें।
माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करती हूं कि वे विधिवत रूप से नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के वैक्स प्लांट का लोकार्पण करें। तालियों के साथ इस पल का स्वागत करें दर्शक दल। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और विशेषकर डिब्रूगढ़ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज का दिन डिब्रूगढ़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सभा में उपस्थित सभी को अत्यंत अधीरता से अपने प्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अति मूल्यवान विचारों को सुनने की प्रतीक्षा है। अतः निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे हम सबको शब्दों से लाभान्वित और प्रोत्साहित करें। मंच पर विराजमान असम के राज्यपाल श्रीमान आचार्य जी, असम के मुख्यमंत्री श्रीमान तरुण गोगोई जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अनंत कुमार, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान, श्रीमान सर्वानंद जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्रीमान हंसराज आहिर जी, राज्य सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमान सिद्दीकी अहमद जी, हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान रामेश्वर तेली जी, विधायक श्री और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज डिब्रूगढ़ में दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हो रहा है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके अंदर प्राकृतिक संपदा का वैल्यू एडिशन है और असम के नौजवानों के लिए रोजगार की अनेक अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इस दो प्रोजेक्ट के कारण पूरे हिंदुस्तान में स्वाभाविक आनंद है, तो आसाम में सर्वानंद है। क्योंकि ये राष्ट्र की विकास यात्रा में बल देता है। अब सचमुच में तो इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन का अवसर मुझे मिलना ही नहीं चाहिए था। अगर ये इकाई आज से 25 साल पहले हो गई होती, उस समय के प्रधानमंत्री को इसका अवसर मिला होता, तो यहां पर इतने नए नए उद्योग आए होते, यहां इतने लोगों को रोजगार मिला होता और पिछले 25 साल से यहां सर्वानंद का माहौल होता।
लेकिन कभी कभी मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे काम उसको पूरा करना ये शायद मेरे ही सौभाग्य में लिखा हुआ है। हमारे देश में एक सबसे बड़ी चुनौती ये है, हम योजनाओं को समय से पहले सोच नहीं पाते हैं। अगर मजबूरन सोचते हैं तो योजना परिपूर्ण करने का रोडमैप नहीं बना पाते। फिर भी अगर हो गया तो घोषणा करते हैं। घोषणा करने के बाद सालों साल शिलान्यास के लिए इंतजार होता है। शिलान्यास होने के बाद पूर्ण होने में सालों लग जाते हैं और बाद में लोग भूल जाते हैं, तब जाकर के उद्घाटन की नौबत आती है। और उसके कारण जिस काम की लागत 500 करोड़ होनी चाहिए वो 1100 करोड़ तक पहुंच जाती है। और इतने विलंब के कारण देश के अर्थकारों को जो नुकसान होता है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अगर आज यही प्रोजेक्ट 25 साल पहले पूरा हुआ होता और 25 साल पहले उसका उद्घाटन हुआ होता तो शायद आज यहां पर दूसरी पीढ़ी के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ गया होता। एक पूरी पीढ़ी बेचारी चली गई। और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि विचार किसी को भी आया हो, सपना किसी को भी आया हो, शिलान्यास किसी ने भी किया हो, लेकिन देश का भला उसमें है कि हम इन सारी चीजों को परिपूर्ण करें और लोगों के सपनों को साकार करें। और इसलिए मैं भारत सरकार में एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं आजकल और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे खुद बात करता हूं और ऐसे जो अटके पड़े प्रोजेक्ट हैं, किसी न किसी कारण से रुके पड़े हैं, ऐसे स्टॉल प्रोजेक्ट को गति देने के लिए एक विशेष प्रयास करता हूं। पिछले दिनों कुछ अखबारों ने लिखा था कि लाखों करोड़ों के स्टॉल प्रोजेक्ट अब उस कैद खाने से बाहर निकले हैं और तेज गति से परिपूर्ण होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसमें ये प्रोजेक्ट भी है जिसका आज उद्घाटन संभव हुआ है। आने वाले दिनों में भी मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत की अगर प्रगति करनी है, तेज गति से प्रगति करनी है, समय रहते अगर प्रगति करनी है, तो भारत का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर जो है उसका तो विकास हो, केरल में हो, कर्नाटक में हो, गोवा में हो, महाराष्ट्र में हो,
राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन हिंदुस्तान का जो पूर्वी छोर है, उड़ीसा हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, असम हो, नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्य हो, अगर इसका विकास नहीं होगा तो हिंदुस्तान का विकास अधूरा रहेगा। और इसलिए भारत के पूर्वी छोर का विकास, इस पर सबसे ज्यादा बल देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और तभी जाकर के भारत का संतुलित विकास होगा, भारत का सर्वांगीण विकास होगा। और इसलिए हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को न सिर्फ हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका, लेकिन हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके के साथ सटे हुए देश, जिनके साथ सहज रूप से हमारे व्यापारिक संबंध यहां से विस्तृत हो सकते हैं, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे सिंगापुर मलेशिया हो, उधर इंडोनेशिया हो, ये सारे देश हमारे इस भूभाग के विकास के साथ उनकी कनेक्टिविटी बहुत बड़ी ताकत देती है। और इसलिए लगातार भारत इन देशों के साथ भी उन कामों को बल दे रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दे रहा है कि जिसके कारण भारत का ये जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है, भारत का जो पूर्वी इलाका है, उसमें एक नई विकास की दुनिया खड़ी हो जाए। और उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। भारत की आजादी के बाद कभी भी सोचा न गया हो, दिया न गया हो, इतना रेलवे का बजट नॉर्थ ईस्ट के लिए लगाया है। क्योंकि अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट सहज रूप से हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाता है। नॉर्थ ईस्ट के पास अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कनेक्टिविटी के अभाव में उसकी विकास यात्रा रुक जाती है। यहां के नौजवान होनहार हैं, सामर्थ्यवान है, बुद्धिमान है। अगर उनको अवसर मिल जाए तो आसाम को वो हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाने की ताकत रखते हैं। ये पॉलीमर का उद्योग एक प्रकार से वैल्यू एडिशन है। भारत को जो विदेशों से लाना पड़ता है उसमें से थोड़ी बचत हो जाएगी और उसके अंदर मूल्य वृद्धि के कारण छोटे छोटे अनेक कारखाने लग सकते हैं। आज प्लास्टिक का युग तो है, मानना पड़ेगा, लेकिन दुनिया में प्रति व्यक्ति जो प्लास्टिक की खपत है उसकी तुलना में भारत की बहुत कम है। प्रति व्यक्ति मुश्किल से 10 केजी है। अगर विश्व के सामान्य औसत से मिलाना है तो यहां पर प्लास्टिक उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं पड़ी है। जीवन की बहुत सी आवश्यकताएं अब प्लास्टिक के बड़े रूप में साकार हो रही है। यहां पर रॉ मटेरियल उपलब्ध हो और यहां के नौजवान में स्किल हो, छोटा छोटा कारोबार चालू करें, एक पूरा औद्योगिक विस्तार खड़ा हो जाएगा। लाखों नौजवानों के यहां रोजगार मिलेगा। और इसके लिए हमने मुद्रा योजना को भी आरंभ किया है। स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप योजना को आरंभ किया है। ये दोनों योजना ऐसी है कि इस
उद्योग से जो रॉ मटेरियल निकलेगा उसके वैल्यू एडिशन के लिए जो काम करना चाहता है उसे मुद्रा से पैसा भी मिलेगा और स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप योजना की लाभ, उसकी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। इसमें काफी कंसेशन है, बहुत सारे इंसेंटिव्स है और मैं आशा करूंगा कि आसाम के नौजवान इसके साथ जुड़े हुए उद्योग लगाने के लिए आगे आए। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, डिपार्टमेंट से, कि यहां जो रॉ मटेरियल निकलेगा, जिसका वैल्यूएशन होगा, उसको सबसे पहले आसाम के नौजवानों को मौका दिया जाए और वे अगर उपयोग करते नहीं है तो अब क्या करके हिंदुस्तान में और भाग में ले जाया जाए। इस तरह बड़ा निर्णय आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा आपका भाग्य बदल सकता है। लेकिन हमारी प्राथमिकता है आसाम और नॉर्थ ईस्ट, हमारी प्राथमिकता है यहां पर विकास। आज किसी भी किसान परिवार में जाइए और उस परिवार में अगर 3 बेटे हैं और किसान को पूछो, 100 एकड़ भूमि होगी, उसको पूछो भाई बच्चों के लिए क्या सोचा है, तो किसान कहता है एक बेटे को तो खेती में लगाऊंगा लेकिन 2 बेटों को कहीं शहर में बेच करके नौकरी पर लगा दूंगा ताकि उनके गुजारा चल जाए। यानी हर किसान अपने 3 बेटों में से 2 को किसी कारखाने में कहीं नौकरी पे लगाना चाहता है। किसान के इन 2 बेटों को रोजगार कम मिलेगा। क्या किसान का एक बेटा तो कमाएगा, 2 बेटे भूखे रहेंगे? अगर किसान के एक बेटे के लिए खेती है तो 2 बेटों के लिए रोजगार के लिए उद्योग लगाना भी अनिवार्य आवश्यक है। और इसलिए गांव का अगर भला करना होगा तो किसान के संतानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। और उसके लिए बड़े बड़े शहरों में उद्योग लगेंगे तो काम नहीं होगा। डिब्रूगढ़ जैसे छोटे छोटे स्थान पर भी हमने उद्योगों की जाल बिछानी पड़ी। और हमारी सरकार की कोशिश है कि छोटे छोटे स्थान पर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना, उद्योगों का अवसर उपलब्ध कराना, मूल्य वृद्धि हो, वैल्यू एडिशन हो, ताकि देश की आय बढ़े। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक संपदा की मूल्य वृद्धि की अनिवार्यता है, वैसे भी व्यक्ति के जीवन की भी मूल्य वृद्धि होनी चाहिए। अनस्किल्ड लेबर कम कमाता है, स्किल्ड लेबर ज्यादा कमाता है। और इसलिए हम स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रहे हैं। हर नौजवान के हाथ में हुनर होना चाहिए, स्किल होना चाहिए और स्किल के भरोसे वो अपने लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है और उसकी एक मांग भी बढ़ने वाली है और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में विकास की इस यात्रा को तेज गति से बढ़ाना है। भारत सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के केंद्र और राज्य मिलकर के देश को आगे बढ़ाए, इस मंत्र को लेकर के सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के अविरत प्रयास कर रहा है। आने वाले दिनों में उसके फल भी आपको मिलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और राष्ट्र के चरणों में ये धरोहर, जहां एक जगह पे पॉलीमर तैयार होगा तो दूसरी जगह पर वैक्स का काम होगा और दोनों हमें बाहर से लाने पड़ते हैं, उस पर कमी आएगी और देश की आवश्यकता की पूर्ति में ये भी अपना योगदान देंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रधानमंत्री महोदय।
अब माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारा आभार और आदर प्रकट करने हेतु एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। आसाम का प्रतीक लॉन्ग हॉर्न। माननीय केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम महिर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे असम के महामहिम राज्यपाल श्री पद्मनाभ बालकृष्णाचार्य जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री आनंद कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि वे असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर बढ़ाते हुए अब माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। भारत की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, असम के सम्माननीय गवर्नर माननीय पद्मनाभ आचार्य जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी, भारत सरकार के मंत्री माननीय अनंत कुमार जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मान्यवर हंसराज अहिर जी, स्थानीय मंत्री सिद्दीकी अहमद जी, यहाँ के सांसद रामेश्वर तेली जी, यहाँ के माननीय विधायक पृथ्वी माझी जी, यहाँ उपस्थित समग्र आसाम से आए हुए भाइयों और बहनों, बीसीपीएल के अधिकारीगण, नुमालीगढ़ रिफाइनरी के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, आसाम के लिए आज एक सौभाग्य की दिन है, समूचा नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सौभाग्य की दिन है। ये दोनों प्रकल्प बीसीपीएल और नुमालीगढ़ रिफाइनरी आसाम की समझौते की एक हिस्सा है। उसकी इस सदी के प्रारंभ में माननीय प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना, ये चारों योजना की समाहित में आने वाले दिनों में एक नई ऊंचाई तक किसी इलाका को ले जाएगा। इसलिए आज की दिन एक सौभाग्य की दिन है और इतिहास में आज के दिन को याद रखा जाएगा। अहम सुक्ति 3 दशक पर हुआ प्रस्तो आज राज्यर एक दीर्घ दिन हपन दिक्त परिणाम होइसे। मैं अहमर राज्यर हिया भरा अभिनंदन जनाऊ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय आसाम। माननीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर आसीन सभी विशिष्टगण और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पधारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। অসম এনেদৰে উন্নতিৰ পথত আগুৱাই যাওক তাৰে কামনা কৰিছো আৰু এই কামনাৰে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। জয় অসম, জয় হিন্দ।